हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं राइटिंग स्किल्स। यस, आई नो राइटिंग स्किल्स का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो चलो वो इंतजार भी खत्म हुआ, क्योंकि आज से हम राइटिंग स्किल्स ही शुरू करेंगे। और आज की राइटिंग स्किल होने वाली है ईमेल। यस, जो ये ईमेल है वो है इंग्लिश कोर्स ए यानी कम्युनिकेटिव इंग्लिश की पहली राइटिंग स्किल। कोर्स बी वाले बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि उनकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो भी आएंगी। कोर्स बी के सिलेबस के अंदर दो राइटिंग स्किल्स हैं, एक है एनालिटिकल पैराग्राफ और दूसरा है फॉर्मल लेटर राइटिंग। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आपकी भी राइटिंग स्किल्स कतार में है, वो भी जल्द ही आएंगी। आज लेकिन हम ईमेल से शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, यू नो द ड्रिल, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम शेयर कर दो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो। और उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो चलो स्टूडेंट्स, अब जल्दी से हम ईमेल राइटिंग समझते हैं। ऑल राइट देन, तो सबसे पहले ईमेल का मतलब समझते हैं। मेल का मतलब होता है चिट्ठी, और कोई ऐसी चिट्ठी जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेथड से भेज रहे हैं उसे ही ईमेल कहा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड से भेजी गई चिट्ठी है वो कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अब यहाँ पर ईमेल जो है वो आपने ऐसा तो है नहीं पहली बार सुना होगा। आई एम श्योर आप अच्छे खासे फेमिलियर है इस टर्म से। आप लोगों ने ईमेल भेजी भी होंगी, रिसीव भी की होंगी। तो यानी ये एक ऐसी राइटिंग स्किल है जो आप यूज करते हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज करते हैं। इसके अलावा जो बाकी राइटिंग स्किल्स है ना वो उतनी यूज नहीं होती हैं। जैसे मुझे बताओ कि तुम लोगों ने कितने लेटर्स लिखे होंगे, है ना। तो ऑफिशियल लेवल पर ऑफ कोर्स बाकी सारी राइटिंग स्किल्स जो है ऑफिशियल लेवल पर या प्रोफेशनल लेवल पर यूज होती हैं। लेकिन ईमेल जो है वो प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती है। तो तुम लोग ऑलरेडी इससे फेमिलियर हो अच्छे खासे। लेकिन जब इस राइटिंग स्किल को हमें अपनी आंसर शीट पे लिखना होता है ना, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे फॉर्मेट हो गया, और जो मैसेज आप लिख रहे हो किस तरीके से उसे फ्रेम कर रहे हो, ये सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उस चीज के मार्क्स हमें मिलते हैं, है ना। तो वही सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। जो फॉर्मेट का सबसे पहला हिस्सा होता है वो होता है बॉक्स। यस, ईमेल को हमेशा बॉक्स के अंदर ही लिखा जाता है, और ये बॉक्स कुछ इस तरीके का होता है। आई एम श्योर जब तुम लोग ईमेल टाइप करते हो तो विंडोज ही नहीं बनी हुई आती, तो वो विंडो इस बॉक्स जैसी ही होती है। तो ऐसे ही बॉक्स को पहले तुम लोगों को बनाना होगा। और ये जो ऊपर छोटे छोटे बॉक्सेस है ना, इन पूरे बॉक्सेस के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है। किसने ईमेल भेजा है, किसको भेजा है, किस तारीख को भेजा है, किस समय पर भेजा है, सब्जेक्ट क्या है। ये चारों पांचों चीजें जो हैं वो इन छोटे छोटे बॉक्सेस में आती हैं। नीचे जो बड़ा बॉक्स है उसमें आप अपना मैसेज लिखते हो, जो मेल एक्चुअल में है वो आप लिखते हो। अब ये पूरी चीज किस फॉर्मेट में होती है उसको आप सीखते हैं। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या बना लेना है, ये बॉक्स बना लेना है अपने ईमेल का। जो मेल भेजने वाला होता है उसे कहा जाता है सेंडर, और जिसे मेल मिलती है यानी जो रिसीव करता है उसे कहा जाता है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट, राइट। ये दोनों टर्म्स को ध्यान रखना। अब जब तुम इंफॉर्मेशन भरने लगते हो तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है सेंडर की। आप कभी भी सेंडर का नाम यहाँ नहीं लिखते। सेंडर को मेंशन किया जाएगा पहले फ्रॉम शब्द से, कि भाई किसकी तरफ से मेल आई है, तो पहले फ्रॉम शब्द लिखेंगे हम। फ्रॉम के सामने सेंडर की ईमेल आईडी लिखेंगे, सेंडर की ईमेल आईडी। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है कि कभी भी सेंडर या रिसीवर का नाम नहीं आता है, हमेशा उनकी मेल आईडी से लिखी जाती है, क्योंकि ये कोई लेटर नहीं है कि जिसके ऊपर हम सेंडर का एड्रेस लिखें। हम उसके घर पे या ऑफिस के अंदर नहीं भेज रहे हैं, हम उसको एक मेल भेज रहे हैं, तो मेल आईडी ही होगा, राइट। उसके बाद सेकेंड इंफॉर्मेशन आती है रेसिपिएंट की, जो रिसीवर है, तो उसे हम मेंशन करेंगे टू से, और उस टू के सामने रेसिपिएंट का मेल आईडी लिख देंगे। सिंपल। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी मेल आईडी लिख रहे हो ना, कभी भी ओरिजिनल मेल आईडी मत लिख देना, चाहे अपनी हो या किसी और की। नेवर मेंशन एनी ओरिजिनल मेल आईडी। यहाँ पर ही तुम लोगों को अपनी क्रिएटिविटी को दर्शाना है। अपने आप से कोई भी मेल आईडी बना दो, और उसके बाद @gmail.com etc लिख सकते हो। तुम्हारा जो मेल का क्वेश्चन होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम उस क्वेश्चन में ही तुमको मेल आईडी या तो लिखी हुई मिल जाएगी या तुम्हें उसका हिंट मिल जाएगा। जैसे मान लो अगर तुम्हें अपने प्रिंसिपल को मेल भेजना है, तो यानी रेसिपिएंट कौन है, तुम्हारा प्रिंसिपल, तो तुम अपने आप से मेल आईडी बना सकते हो, प्रिंसिपल
_1 2 कुछ भी ऐसा @gmail.com इस तरीके का तुम बना सकते हो। तो ये चीज इस तरह से तुम्हें ध्यान रखनी है, कभी भी कोई ओरिजिनल मेल आईडी मत लिखना। नेक्स्ट आता है सीसी यानी कार्बन कॉपी। व्हाट इज दिस कार्बन कॉपी? जब तुम एक से ज्यादा लोगों को अपनी मेल भेज रहे होते हो तो जो मेन इंसान है उसका मेल आईडी तो तुम ऑलरेडी लिख चुके हो, बाकी लोगों के मेल आईडी तुम सीसी के सेक्शन के अंदर ही लिखते हो। ये सारे रेसिपिएंट्स जो होते हैं इनकी आईडीज इस सेम सेक्शन में ही जाएगी, और ये सारे रेसिपिएंट्स जो होते हैं एक दूसरे की मेल आईडी को चेक भी कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैंने कोई मेल 10 लोगों को भेजा है तो उन 10 के 10 लोगों को एक दूसरे का पता होगा कि अच्छा यानी अंकिता मैम ने ये मेल मुझे भी भेजा है, इसे भी भेजा है, उसे भी भेजा है, सबका पता होगा। और सीसी के सामने ही तुम लोगों को सारी मेल आईडीज लिख देनी है, राइट? इसके बाद जो सेक्शन होता है वो होता है बीसीसी। व्हाट इज बीसीसी? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी और बीसीसी में एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि बीसीसी के रेसिपिएंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के मेल आईडी नहीं देख सकते हैं। मानो अगेन अंकिता मैम ने 10 लोगों को अगर मेल किया है तो उन 10 लोगों में से किसी को भी पता नहीं होगा कि मैंने किस किस को मेल किया है। अंकिता मैम ने मुझे तो मेल किया है लेकिन मेरे अलावा और किस किस को मेल किया है पता नहीं। तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। अब ये आपकी मेल आईडी में किस तरीके से काम करता है उसको ऐसे समझते हैं। अब ये देखो ऐसा कुछ बॉक्स होता है आपके ईमेल का। यहाँ पर रेसिपिएंट्स वाली जगह पर आपको क्या लिखना होता है? जिसे आप भेज रहे हो यानी रिसीवर्स आईडी आपको वो लिखना होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया 123@gmail.com। तो ये कोई फेक आईडी ही है, कोई रियल आईडी तो मैंने लिखी नहीं है। इसके बाद यहाँ देखो सीसी और बीसीसी यानी 1 2 3 के अलावा भी अगर मुझे किसी और को मेल भेजनी है, सीसी करना है या बीसीसी करना है, उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ क्लिक कर दूंगी तो सीसी के लिए और बीसीसी के लिए देखो इस तरह से सेक्शन ओपन हो जाएंगे। तो मान लो मैं सीसी कर रही हूँ कुछ को, मान लो एबीसी करा मैंने @gmail.com, और उसके बाद मैंने अगेन 1 2 3 4 @gmail.com, ये 2 लोगों को मैंने सीसी कर दिया। तो इस केस में एबीसी को पता होगा कि मैंने 1 2 3 4 इस इंसान को भी भेजा है, और 1 2 3 4 को पता होगा कि मैंने एबीसी को भी मेल भेजी है। दोनों रेसिपिएंट्स को पता होगा कि एक दूसरे को मेल यहाँ भेजी गई है। ये अगर बीसीसी की बात करूं तो मैंने अगर मान लीजिए pqr@gmail.com लिखा, एक इंसान है pqr@gmail.com और दूसरा वाला है xyz@gmail.com। ठीक है, ये 2 लोगों को मैंने मेल कर दी। तो बीसीसी के केस में पीक्यूआर को नहीं पता कि मैंने एक्सवाईजी को भी भेजा है मेल, और एक्सवाईजी को नहीं पता कि मैंने पीक्यूआर को भी भेजा है मेल। तो ये मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है? तो इस तरीके से सीसी और बीसीसी काम करते हैं। अगर आप यहाँ देखो तो सीसी और बीसीसी के आगे मैंने जो मेल आईडीज लिखी हैं उनके साथ कंडीशनल भी जोड़ा है। वो इसलिए क्योंकि हर मेल में आप किसी को सीसी या बीसीसी नहीं करते हो। इनफैक्ट एक से ज्यादा रेसिपिएंट्स हो उसी केस में हम सीसी या बीसीसी करते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना मेल का, उसके अंदर भी सीसी बीसीसी तभी करना है आपको जब या तो आपको कोई ऐसा हिंट दिया गया हो, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ हो, या उस क्वेश्चन को पढ़कर आपको लगता है कि हाँ शायद ये मेल को सीसी भी करना चाहिए या बीसीसी करना चाहिए। उसी केस के अंदर आप इन सेक्शंस के अंदर रेसिपिएंट्स की मेल आईडी को लिखोगे, अदरवाइज जस्ट लीव देम एज इट इज, कुछ भी वहां लिखने की जरूरत नहीं है। वो कैसे होगा वो आगे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया है, तो वो आगे मैं अच्छे से बता दूंगी। इसके बाद हम डेट लिखेंगे। नाउ डेट का भी एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपको पूरा मंथ लिखना होता है, उसके बाद जो डेट है वो डेट का नंबर लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर, तो आपको 1 की जगह 1 ही लिखना है, उसको फर्स्ट करके नहीं लिखना है कि 1 लिखा और देन ST। 2 दिसंबर है तो ऐसा नहीं कि 2 लिखा और ND, इस तरह से लिख दिया, नहीं, सेकंड नहीं लिखना, थर्ड नहीं लिखना, 1 2 3 4 इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है और फिर ईयर लिखना है, इस तरीके से। सबसे पहले हमने दिसंबर लिखा, पूरा नाम लिखना है, सिर्फ DEC नहीं लगाना है, यानी जनवरी लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, जैन से काम नहीं चलेगा, फेब से काम नहीं चलेगा, फेब्रुअरी लिखना होगा। ठीक है, आफ्टर दैट जो भी डेट है वो नंबर आप लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ सिर्फ 1 लिखा है, फर्स्ट नहीं लिखना है, या सेकंड लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। देन पुट अ कॉमा और उसके बाद जो ईयर है वो लिख देंगे। आप चाहे लेटर राइटिंग कर रहे हो या कोई भी दूसरी राइटिंग्स के लिए क्यों ना हो, डेट का फॉर्मेट यही रहेगा, राइट?
एक दूसरा फॉर्मेट भी है डेट का, वो है कि मंथ और डेट जो है वो इंटरचेंज हो जाती है, यानी यही डेट हम लिख सकते हैं 1 दिसंबर 2024, लेकिन उस केस में कोई कॉमा नहीं आएगा कहीं भी, इस केस में कॉमा आ रहा है। ठीक है, डेट लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है क्योंकि आपको टाइम भी मेंशन करना है। बाद में आप टाइम मेंशन कीजिए जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एएम है या पीएम है वो भी आप जरूर से मेंशन करें। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि सब्जेक्ट ये बता देता है कि आपकी पूरी मेल किस बारे में है, टोटल उसके बारे में समझा देता है कि भाई अगर सिक लीव ले रहे हैं तो अच्छा हाँ भाई छुट्टी के बारे में कुछ पूछा गया है, किसी चीज की परमिशन ले रहे हैं या किसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपका पूरा मेल किस बात पर है वो पूरा सब्जेक्ट से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो ये हमेशा कैसे स्टार्ट होता है, रिक्वेस्ट फॉर या रिगार्डिंग, इस तरीके के वर्ड्स से ये इसकी शुरुआत होती है। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस है ना जिसके अंदर डिटेल्स भरनी होती हैं, वो तो हमारा यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे बड़े वाले बॉक्स की तरफ जिसके अंदर हम मेल लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सैल्यूटेशन। ये क्या होता है, डियर मैम, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, ये जो होता है वो होता है सैल्यूटेशन। अब यहाँ पर तो मैंने सर ऑब्लिक मैम करके समझाने के हिसाब से लिखा है, अदरवाइज आपको अपनी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर समझना है कि आपके प्रिंसिपल जो है वो सर है या मैम है, और उस हिसाब से आपको एक ही ऑप्शन लिखना है। आपको दोनों नहीं लिखने के, सर और मैम दोनों ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है अपना मेल का मैसेज, जो कि 50 to 60 वर्ड्स यूजुअली आपको वर्ड काउंट दिया जाता है। तो इन 50-60 वर्ड्स के अंदर ही आपको उसे लिमिट करना है और अपनी पूरी बात को टू द पॉइंट रखकर समझाना है और इसे क्लोजिंग लाइन के साथ एंड करना है। ये पूरी चीज मैं आगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। इस मैसेज को लिखने के बाद आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स रिस्पेक्टफुली, ये सब होते हैं सब्सक्रिप्शन। और हमेशा ध्यान रखें, योर्स ट्रूली लिख रहे हो या फेथफुली या जो भी, इस योर्स के अंदर कभी भी अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे। यहाँ आपने अपोस्ट्रॉफी लगाया और उधर एग्जामिनर में मार्क्स काटे, तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है। आखिर में लिखेंगे नेम, अपना नाम लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे और अपनी क्लास को लिख देंगे, आप जिस भी क्लास में हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपका ईमेल राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट होता है। और लास्ट में एक चीज फिर से नोट करेंगे कि सब्सक्रिप्शन में जब आप योर्स ट्रूली, फेथफुली, सिंसियरली ये सब लिख रहे हैं तो योर्स के अंदर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। अगर आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो वो गलत हो जाएगा, राइट, इसे ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पर आप लोगों के सिलेबस में जितनी भी ईमेल्स हैं वो सारे के सारे ईमेल्स आप अपनी स्कूल अथॉरिटीज को लिख रहे हैं, यानी इसके अलावा और किसी भी तरीके का ईमेल नहीं है कि आपने किसी फ्रेंड को लिखा है या रिलेटिव को लिखा है, ऐसी कोई ईमेल पर आपको ध्यान नहीं देना है। या ऐसी कोई ईमेल जो आपने जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए लिखा है, ऐसी कोई ईमेल पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ वो ईमेल्स जो आपने स्कूल अथॉरिटीज को लिखी हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने प्रिंसिपल को लिखी हैं तो। और टॉपिक्स कौन कौन से गिवन है, या तो आपने कोई सिक लीव के लिए मेल लिखा है या फिर आपने सेक्शन चेंज के लिए ईमेल लिखा है, सिर्फ इस तरीके के टॉपिक्स ही हैं, इसके अलावा टॉपिक्स नहीं है तो आपको ध्यान भी नहीं देना है उन पर। ये चीज मैं स्पेसिफिकली इसलिए भी मेंशन कर रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हो जिन्हें प्रोफेशनल लेवल पर ईमेल राइटिंग सीखनी हो, तो आई एम सॉरी लेकिन आप लोगों के लिए ये ईमेल्स नहीं है जो प्रोफेशनल लेवल पर सीखना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो अगेन जॉब अप्लाई करना चाहते हैं और उसके लिए जानना चाहते हैं कि ईमेल कैसे लिखा जाए, क्योंकि उसका फॉर्मेट जो है इस स्कूल राइटिंग वाले ईमेल से अलग होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट जो है वो सिर्फ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ही है, इसके अलावा प्रोफेशनल लेवल के लिए नहीं है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिए। चलिए, इस क्लैरिटी के बाद हम बढ़ते हैं आगे और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है बॉक्स बनाने का। आई नो मैं पहले भी आपको 2-3 बार ये चीज बता चुकी हूँ कि बॉक्स बनाना है, लेकिन फिर से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप बिल्कुल ना भूल जाओ कि जब आपको ईमेल लिखना है तो बॉक्स बनाना ही बनाना है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होंगे। दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में आप लिखते हो कि आपका ईमेल लिखने का पर्पस क्या है, कि अगर आप सिक लीव ले रहे हैं तो आप उसे मेंशन करेंगे,
सेक्शन चेंज की बात कर रहे हैं तो आप उसे लिखेंगे, यानी जिस भी वजह से आप उस मेल को लिख रहे हो उसका पर्पस बताना है। सिंस ये सिर्फ पर्पस बताने से रिलेटेड है, आपको बहुत लेंदी सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। 4 to 5 वर्ड्स में आपको बस ये लिख देना है। ज्यादा जरूरत हो तो मैक्सिमम 6 वर्ड्स तक पहुंच जाए, डोंट एक्सीड देन दैट। इसके बाद आता है स्टार्टिंग लाइन। जब आप अपनी मेल लिखना शुरू करते हैं तो आपको उसे स्टार्ट कैसे करना चाहिए। अब देखिए, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में जितनी भी ईमेल्स हैं वो आप सारे के सारे स्कूल अथॉरिटीज को ही लिख रहे हैं। तो इसका मतलब है या तो जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो किसी चीज की परमिशन मांग रहे हैं या किसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए आपको हर तरीके की बिगनिंग नहीं देनी है, आपको उस रिक्वेस्टिंग मोड में आकर ही अपने मैसेज की स्टार्टिंग करनी है। तो वो कुछ इस तरीके से हो सकती है कि दिस इज टू रिक्वेस्ट या आई काइंडली रिक्वेस्ट। इस तरीके की ही टोन के अंदर आपको अपनी मेल की शुरुआत करनी है, राइट। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ मेल, यानी यहाँ पर अब आप अपना मैसेज लिखोगे। तो अपना मैसेज में आपको सिर्फ जिस वजह से आप इस ईमेल को लिख रहे हो उस वजह के बारे में बताओगे, एंड दैट्स इट। एकदम टू द पॉइंट लिखना है और अपनी बात को क्लियरली कम्युनिकेट करनी है। इधर उधर की कोई भी अननेसेसरी बात नहीं लिखनी है। इसके अलावा आपको वर्ड काउंट भी मिलता है 40 to 50 वर्ड्स का, कई बार 60 वर्ड्स का भी। तो उस वर्ड काउंट का भी आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बोला, एकदम टू द पॉइंट लिखना है। अब जब इस मैसेज को आपने लिख दिया उसके बाद उसको एक प्रॉपर एंडिंग भी देनी होती है, तो वो आप क्लोजिंग लाइन से देते हो। अब देखो, क्लोजिंग लाइन क्या होती है और जरूरी क्यों होती है। अब ये ईमेल आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो, अपने यार दोस्त को तो लिख नहीं रहे कि उसको बोल दो अरे यार सुन, मेरे को ना आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं कल नहीं आ रही, ठीक है ना, चल बाय। नहीं, आप अपने प्रिंसिपल को ये मेल लिख रहे हो तो आपको प्रॉपरली इसको एंड करना बहुत जरूरी है कि सर मैं कल नहीं आ पाऊंगी, इसलिए प्लीज कंसिडर कीजिए इस मेल को, राइट। ये अपने सीनियर की तरफ एक कर्टसी होती है, तो इसलिए हमेशा एक क्लोजिंग लाइन देना बहुत जरूरी होता है। और ये क्लोजिंग लाइन कुछ इस तरह की होती है कि थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग। इस तरीके की क्लोजिंग लाइंस होती हैं। आगे के एग्जांपल्स में आपको और भी इस तरीके की क्लोजिंग लाइंस मिल जाएंगी, राइट। और लास्ट का पॉइंट जो ध्यान रखना है कि अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है सब्सक्रिप्शन के अंदर। इसे अच्छे से एकदम बिठा ले दिमाग में, राइट। ये क्लियर है। और ये सिर्फ ईमेल में नहीं, आपकी लेटर राइटिंग भी जो होगी वहां पर भी तो आप आखिर में सब्सक्रिप्शन लिखते हो, योर्स फेथफुली, ट्रूली, सिंसियरली। उसमें भी योर्स में आपको कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना होता है। तो बिल्कुल याद रखिए, अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया बेटा, और ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए हैं इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखने हैं। तो अब हम ईमेल का फॉर्मेट अच्छे से सीख चुके हैं, उससे सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी अच्छे से समझ चुके हैं। और अब बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। इस वीडियो में मैंने ईमेल के 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं और दोनों ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि भाई आपके एग्जाम के अंदर पेपर में ईमेल रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो देखो क्या लिखा है। As Arushi, a class 9 student, write an email in 50 words to your school principal requesting him to change your section from 9th A to 9th B. Include a reason why you desire the change. You may copy the given template to write your email, and then एक बॉक्स बना हुआ है। तो ये एज आरुषि से लेकर इस बॉक्स तक ये पूरा इसी तरीके से आपके सामने ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो टेम्पलेट वगैरह सब आपके सामने बना हुआ है, राइट। अब आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, देखो आपको ये पता है कि जो सेंडर है, यानी जो ईमेल भेज रहा है, उसका नाम है आरुषि। तो सेंडर की ईमेल आईडी इस नाम के आसपास ही आप बनाना। उसके बाद आपको पता है कि ये सेंडर जो है क्लास 9 की स्टूडेंट है और 9th ए में है इस वक्त और 9th बी में जाना चाहती है। ये तीसरी इन्फॉर्मेशन आपको पता है। चौथी इन्फॉर्मेशन आपको ये पता है कि आपके जो प्रिंसिपल हैं उसके लिए आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि यहाँ मेंशन है प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सेक्शन। तो हिम है मतलब सर है। बस ये छोटी छोटी चीजें होती है जो ध्यान रखनी है। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो अरे मैम ये तो बहुत बेसिक सी बात है, हमें पता ही है, आई नो इट्स वेरी बेसिक, उसके बावजूद भी मेरे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, वो ध्यान नहीं देते हैं और डियर मैम, रिस्पेक्टेड मैम ये लिखकर आ जाते हैं, हिम लिखा हुआ है उसके बावजूद। एग्जाम की टेंशन ही शायद कुछ ऐसी होती है कि ध्यान नहीं दे पाते हो, लेकिन ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मालूम है। उसके अलावा आपको ये हिंट भी दिया हुआ है कि आपको मैसेज में क्या लिखना है। तो मैसेज में क्या लिखना है, इंक्लूड अ रीजन व्हाई यू डिजायर द चेंज।
देखो, आप ये रिक्वेस्ट तो कर ही रहे हो कि सर प्लीज मुझे 9th ए से 9th बी में जाना है, बट क्यों जाना है ये भी तो बताओगे। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने प्रिंसिपल के सामने हुक्म दौड़ा दो और फिर वो आपकी माने भी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आपको कारण भी बताना पड़ेगा कि क्यों आप ऐसा करना चाहते हो। और उसके बाद यू मे कॉपी द गिवन टेम्पलेट टू राइट योर ईमेल, यानी आपके सामने एक रेफरेंस के तौर पे ये पूरा बॉक्स बनाया हुआ है, टेम्पलेट बनाया हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हो। तो देखो आपके पास इस टेम्पलेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, सीसी भी आपको गिवन है, बीसीसी गिवन नहीं है। आप चाहते हो अगर कोई मेल आईडी बनाना है कि मैं बीसीसी करूं, तब तो ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। उसके अलावा डेट आपको ऑलरेडी गिवन है, तो अपनी तरफ से आपको डेट भी नहीं कुछ बनानी है, टाइम भी आपको कुछ नहीं बनाना है, तो आपके पास ये वाली सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सेंडर का एड्रेस, यानी हमारी सेंडर कौन है, आरुषि। तो आरुषि इस नाम से मिलती जुलती एक ईमेल आईडी हमने यहाँ बना दी है कि arushi_1@gmail.com। अब इस ईमेल आईडी में हमने जो आरुषि नाम लिखा हुआ है ना, वो आप कोई नाम नहीं है, वो ईमेल आईडी है। तो ये मत करना कि आरुषि का ए आप कैपिटल कर दो, कहीं ऐसा ना कर देना, क्योंकि वो गलत हो जाता है। आपको हर अल्फाबेट को स्मॉल लेटर में ही रखना है, और हर ईमेल आईडी में ऐसा ही होगा, सारे के सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में ही होंगे, अनटिल अनलेस आपको कोई कैपिटल लेटर प्रोवाइडेड हो, अदरवाइज सब स्मॉल लेटर्स में ही होंगे। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे रेसिपिएंट्स एड्रेस। अब हमारा रेसिपिएंट कौन है, रिसीवर कौन है, प्रिंसिपल ना। तो प्रिंसिपल इस नाम से मिलती जुलती आईडी भी हम बना सकते हैं, तो देखो उससे मिलती जुलती आईडी हमने बना दी, प्रिंसिपल ssc@xyzschool.com। ठीक है। इसके बाद सीसी हम किसको कर रहे हैं, ssc@xyzschool.com। अब सीसी वाली जो आईडी है हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में ही, देखो ये लिखी हुई है ऑलरेडी, तो हमने वो की वो यहाँ पर चिपका दी है। अब एक चीज गौर करना, ये जो सीसी वाली ईमेल आईडी है ना, उस ईमेल आईडी को यूज करके मैंने जो है वो प्रिंसिपल वाली में आती चिपका दी है, मतलब एज इट इज वही आईडी मैंने यूज की है, उसके पहले सिर्फ प्रिंसिपल ही लिखा है। तो मुझे बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं लगानी पड़ी, सिर्फ छोटा सा स्मार्ट वर्क है और बस हो गया। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, स्कूल में जितनी भी मेल आईडीज होती है ना, तो मेल एड्रेस जो लास्ट का जो डोमेन नेम होता है ना, वो सेम ही होता है। उसके पहले का जैसे प्रिंसिपल को भेज रहे हो या सुपरवाइजर को या फिर हेड को भेज रहे हो, बस वही डिफरेंट हो जाता है, बाकी सेम रहता है। तो हमने भी वही किया है, तो आप भी इसी तरीके की चीजों का जो है वो ध्यान रखो। बीसीसी के अंदर हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, और हमें भी कोई ज़रूरत है नहीं एज सच मेंशन करने की, तो हम उस जगह को ब्लैंक बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको लिखना है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हमें क्वेश्चन में भी नहीं पूछी गई है, तो इट्स बेटर कि आप इसे ब्लैंक ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। देन डेट, डेट की इन्फॉर्मेशन भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, तो उसे हम एज इट इज यहाँ पर छाप देंगे। ठीक है। अब लिखना है सब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, आपको जो सब्जेक्ट है ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, किस विषय में बात हो रही है, पर्पस क्या है इस मेल का, कि जो आरुषि है वो अपना सेक्शन चेंज करना चाह रही है, और सेक्शन कौन से सेक्शन से किस सेक्शन में जाना चाह रही है वो भी मेंशन है। तो इसको पूरा आपको मेंशन करना है कि रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेक्शन फ्रॉम 9th ए टू 9th बी। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैक्सिमम 6 वर्ड्स होने चाहिए आपके सब्जेक्ट के, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये ज्यादा है नहीं, अगर आप देखो तो 9th ए टू 9th बी जो है ये एक सिंगल फ्रेज की तरह ही काउंट होगा, क्योंकि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। और रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेक्शन, अगेन उसको आप स्किप नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट वर्ड्स हैं जो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो आप ये यहाँ पर मत सोचने बैठना, अरे मैम ने तो 6 वर्ड्स मैक्सिमम बोले थे, ये शायद 8 हो गए हैं, तो बाप रे ये तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। बस ये है कि इसमें कथा नहीं लिखनी होती, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारे मैसेज पर और शुरू करेंगे सैल्यूटेशन से। और हमें पता है हमारे प्रिंसिपल एक सर हैं, तो लिख देंगे रिस्पेक्टेड सर। यहाँ ध्यान दो, मैंने रिस्पेक्टेड सर के बाद कॉमा नहीं लगाया है, यानी कॉमा नहीं लगाना होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह कंफ्यूजन भी है इस चीज को लेकर कि यार कॉमा लगाना है नहीं लगाना है, क्या करना है। तो मैं आपको एक चीज यहाँ बता देती हूँ। अगर आप एक ईमेल लिख रहे हो अपने बॉस को, या जैसे प्रोफेशनल वर्ल्ड में कि आप अपने सीनियर को, जैसे एचआर मैनेजर को लिख रहे हो, या किसी भी और सीनियर पर्सन को लिख रहे हो, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या करोगे, रिस्पेक्टेड सर
या जो भी सर का नाम है उनका नाम लिखोगे, रिस्पेक्टेड मिस्टर चौधरी लेट्स से, एंड देन यू विल पुट अ कोलन। ठीक है, वहां पर कॉमा वहां पर भी नहीं आता है, वहां पर आप कोलन लगाते हो। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे इंसान को मेल लिख रहे हो जो कि आपका रिलेटिव है, आपका फैमिली मेंबर है या आपका फ्रेंड है, तो उस केस में आप कॉमा लगाते हो। हे मॉम, कॉमा, हे डियर, कॉमा। इस तरीके से जब आप लिखते हो वहां पर आप कॉमा लगाते हो। अगर आप किसी ऐसे इंसान को मेल लिख रहे हो जो आपके बहुत क्लोज है, ये क्लोज आपका पार्टनर भी हो सकता है और ये क्लोज हो सकता है आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, मतलब जिसके साथ आप प्रोफेशनली जुड़े हुए हो, बट अदर देन प्रोफेशनल आप बहुत क्लोज फ्रेंड भी हो उसके। ठीक है, क्या बचपन का मेरा दोस्त है और फिर बाद में हमने काम भी शुरू कर दिया। तो इफ यू आर क्लोज टू दैट पर्सन, तो उस केस में आप लिखते हो हे एंड डैश। यस, तो ये तीन तरीके के पंक्चुएशंस होते हैं जो आप तीन अलग अलग तरीके के लोगों को जब मेल करते हो तो वहां पर यूज करते हो। ठीक है, ये वाला आपका जो स्कूल लेवल का जो ईमेल है, इसमें ये जो अभी मैंने तीन तरीके के लोग बताए ना, उनमें से कोई सा भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। सो यू आर नॉट गोइंग टू पुट एनी कॉमा हियर। ठीक है, ये नहीं करेंगे आप, ये गलत होता है। तो यहाँ पर हम ना ही प्रोफेशनल राइटिंग कर रहे हैं, ना ही हम हमारे रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड या किसी फ्रेंड को कोई मेल भेज रहे हैं, ना ही हम किसी ऐसे इंसान को मेल भेज रहे हैं जो हमारे बहुत क्लोज है। तो हम ना ही कोलन लगाएंगे, ना ही कॉमा लगाएंगे और ना ही हम कोई डैश लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो नेवर पुट अ कॉमा इन सैल्यूटेशन। अब हम आते हैं हमारे मैसेज पर। सबसे पहले आप ये देखो कि पूरा का पूरा मैसेज जो है वो लेफ्ट अलाइंड है। लेफ्ट अलाइंड मतलब पूरा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से ही हमने उसको लिखा है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऑफ कोर्स गलती से ही, लेकिन क्या करते हैं कि वो लेफ्ट से थोड़ा आधा एक इंच की जगह छोड़कर और फिर लिखते हैं। अगेन वो गलत है, वो एक बहुत पुराना फॉर्मेट है, उसको बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको यही फॉलो करना है, कंप्लीटली लेफ्ट अलाइन। आप पूरे ईमेल को देख लो, सारी की सारी चीजें लेफ्ट अलाइंड ही हैं, तो आपको वो लेफ्ट अलाइंड ही रखना है, एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आप मैसेज की शुरुआत कैसे करेंगे? एकदम पोलाइट टोन में, रिक्वेस्ट करते हुए। और मैंने आपको स्टार्टिंग लाइंस जो है उसके एग्जांपल्स भी दिए थे, तो उसी तरीके की स्टार्टिंग आपको करनी है। तो यहाँ हमने कैसे स्टार्टिंग दी है? I kindly request a change of section from class 9th A to 9th B due to the fact that many of my friends are in section 9th B। तो आपने शुरुआत क्या की है? एकदम पोलाइट टोन से की है, एकदम रिक्वेस्टिंग टोन में, और आपने वर्ड्स भी ये लिखे हैं, आई काइंडली रिक्वेस्ट। यही स्टार्टिंग लाइन मैंने आपको बताई थी। उसके बाद आपने क्लियरली अपना जो पॉइंट है उसको कम्युनिकेट कर दिया है कि भाई ये मेल लिख क्यों रही हूं मैं, क्योंकि मुझे अपना सेक्शन चेंज करवाना है। और क्यों चेंज करवाना है वो भी मैंने क्लियरली यहाँ बता दिया है। कारण क्या है कि मेरे ज्यादातर करके जो फ्रेंड्स है ना वो 9th बी के अंदर है, 9th ए में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए मुझे अपना सेक्शन चेंज कराना है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस यही कारण होता है कि इस क्लास में तो सर मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है, मैं एकदम बोर हो जाती हूँ, या मुझे होमवर्क करने में, क्लास करने में या लेसन अटेंड करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, तो मेरे सारे फ्रेंड्स उस सेक्शन में रह गए, मुझे जाना है। तो ये कारण मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके आगे देखो, दिस विल ऑल्सो हेल्प मी इन ग्रुप स्टडी एंड कोलैबोरेशन फॉर असाइनमेंट्स। अब यहाँ पर ना आरुषि जो है, शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल, वो अपने प्रिंसिपल को ये भी कन्विंस कर रही है कि देखो सर, अगर आप मुझे 9th बी में भेज दोगे ना मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो देखो मैं पढ़ाई भी कर पाऊंगी अच्छे से, मैं ग्रुप स्टडी कर पाऊंगी, जो असाइनमेंट मुझे स्कूल से मिलते हैं उस असाइनमेंट को करने में भी मैं कोलैबोरेशन कर पाऊंगी, तो देखो मेरी स्टडीज में भी ना बहुत बेनिफिट होगा। भाई फ्रेंड्स के साथ असाइनमेंट करने का मजा ही अलग होता है ना, यू एंजॉय अलॉट। तो उसने फायदे भी बता दिए और एकदम कम वर्ड्स में। भाई 50 वर्ड काउंट था ना आपका, उसी के अंदर इसने अपनी सारी बात बता दी है। और देखिए क्लोजिंग लाइन क्या दी है, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, कि मेरी रिक्वेस्ट को कंसिडर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कई बार ये सोचा जाता है कि यार ये जो सेंटेंस है ना, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, ये तो तब होता है ना जब एक्चुअल में प्रिंसिपल आपकी बात को कंसिडर कर ले, है ना, कि थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरी बात को कंसिडर किया, बाद में कहने वाली बात होती है, लेकिन हम मेल में पहले ही कह देते हैं, क्यों? अगेन आउट ऑफ रिस्पेक्ट, कि मेरी बात को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पोलाइटनेस ही तो है जो थोड़ा सा प्रिंसिपल को थोड़ा सा कन्विंस करने में मदद करती है, इसलिए ये क्लोजिंग लाइन है, राइट? आफ्टर दैट वार्म रिगार्ड्स, ये भी क्लोजिंग लाइन का ही एक हिस्सा है। वार्म रिगार्ड्स, थैंकिंग यू, ये सब क्लोजिंग लाइन का ही हिस्सा है।
उसके बाद सब्सक्रिप्शन लिखेंगे योर्स सिंसियरली। देखो कहीं अपोस्ट्रोफी एस तो नहीं है ना, ढूंढ लो। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें हमारे मार्क्स डिडक्ट नहीं होने देने हैं। आखिर में अपना नाम लिख देना है। नाम क्या था सेंडर का? आरुषि। और उसके बाद अपनी क्लास लिख देनी है। पहले आपको कॉमा लगाना है और फिर क्लास लिख देनी है। और करंट क्लास क्या है यहाँ आरुषि की? 9th ए है और 9th बी में तो जाना चाहती है। अपनी डिटेल्स ध्यान से भरें। कई बार यहाँ पर भी बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि गलती से अपना नाम मेंशन कराते हैं, ठीक है, और गलती से जैसे यहाँ पर 9th ए मेंशन है, 9th ए ही करना है, कई बार 9th बी मेंशन कर देते हैं। तो ये बस ये छोटी छोटी चीजें ही है, लेकिन उनका ध्यान रखना है आपको, क्योंकि छोटी छोटी चीजें गड़बड़ कर देने से आपके मार्क्स कट सकते हैं, वो हमको नहीं करना है। नाउ आई एम श्योर कि आपको इस एग्जाम्पल से ईमेल का फॉर्मेट और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अलाइनमेंट किस तरफ से होता है, किस तरह से सैल्यूटेशन के अंदर या सब्सक्रिप्शन के अंदर कॉमास नहीं लगाने होते हैं, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन में जब योर्स सिंसियरली लिखते हैं तो योर्स में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना होता है, ठीक है। अब हम, अगर कोई डाउट रह भी गया है तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। आपको और कोई डाउट भी अगर रह गया तो सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। यू आर रमेश और राधा, यानी इस वक्त जितने भी बॉयज इस ईमेल को लिखेंगे उन सबका नाम रमेश है, और जितनी भी गर्ल्स इस ईमेल को लिखेंगी उनका नाम राधा है, ठीक है। अ स्टूडेंट ऑफ एसडी स्कूल करनाल, आपको स्कूल का नाम दिया गया है, वो है एसडी स्कूल। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल इन्फॉर्मिंग हर दैट, यानी यहाँ पर आपकी जो प्रिंसिपल है वो एक मैडम है, ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है। अब आपको इन्फॉर्म क्या करना है टीचर को? इन्फॉर्मिंग हर दैट यू आर अनवेल एंड आर सीकिंग लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स फॉर 2 वीक्स, कि अब आपको 2 हफ्ते की छुट्टी लेनी है क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप रमेश हो या राधा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और 2 हफ्ते की छुट्टी आपको लेनी है, इसलिए आपको एक मेल लिखना है अपनी प्रिंसिपल मैडम को, और आप एसडी स्कूल के स्टूडेंट हो, राइट। अब यहाँ देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सेंडर यानी रमेश या राधा का ईमेल आईडी। तो रमेश हो तो रमेश से मिलती जुलती एक ईमेल आईडी बना दो, राधा हो तो राधा से मिलती जुलती ईमेल आईडी बना दो। उसके बाद रिसिपिएंट की ईमेल आईडी लिखनी है। रिसिपिएंट कौन है? हमारी प्रिंसिपल मैडम। तो देखो ये कैसे बनाई है मैंने, हमारे पास स्कूल का नाम तो गिवन है ही ना, उसके पहले मैंने सिर्फ प्रिंसिपल लगा दिया कि प्रिंसिपल _123@sdschool.com, दैट्स इट। भाई स्कूल का नाम प्रोवाइडेड है तो हम उसका कुछ फायदा तो उठाएं। उसके बाद ना सीसी करना है ना बीसीसी। एक तो ये कि इस क्वेश्चन में कहीं भी इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट फील नहीं हो रही है कि आपको सीसी या बीसीसी कहीं करना पड़े। इसके अलावा ना ही ऐसा कोई हिंट दिया हुआ है कि सीसी करना पड़ेगा या बीसीसी करना पड़ेगा, तो हम इन दोनों को ही छोड़ सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो आपके पास पूरा टेम्पलेट ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, और उसमें सीसी मेंशन था, तो इसलिए आपको सीसी को लिखना ही लिखना था। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो आप सीसी और बीसीसी दोनों सेक्शंस को छोड़े और आगे बढ़े और डेट लिखे। अब डेट हमने क्या लिखी है? वही हमारा फॉर्म है, December 1, 2024, और हमने टाइम लिख दिया है कि सुबह का टाइम है, जो स्कूल वाला टाइम है ना, वो वाला टाइम है। और सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव। ये तो जस्ट कीप इट सिंपल कि भाई सिक लीव के लिए छुट्टी ले रहे हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल ये भी लिख सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव फॉर 2 वीक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव में भी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो इतना भी मोर देन सफिशिएंट है। अब आ जाते हैं मैसेज की तरफ। स्टार्ट करेंगे सैल्यूटेशन से। मैम है तो रिस्पेक्टेड मैम या डियर मैम लिखेंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे। उसके बाद मैसेज लिखेंगे, पूरा लेफ्ट अलाइंड रहेगा, और शुरुआत किससे करेंगे? वही रिक्वेस्टिंग और पोलाइट टोन में। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग लाइन बताया ही है वैसे ही, कि दिस इज टू रिक्वेस्ट फॉर अ सिक लीव फॉर 2 वीक्स। पहली ही लाइन में सारी बात क्लियर कर दी है। दिस इज टू रिक्वेस्ट, अगेन एक रिक्वेस्टिंग मोड में ही है हमारा रमेश या हमारी राधा, राइट। आगे अब आपको कारण बताना है। अब इस मैसेज में ये समझे, पिछले एग्जाम्पल में तो हमने फॉर्मेट को और अच्छी तरीके से समझा था, इस एग्जाम्पल में आप मैसेज को अच्छी तरीके से समझें। मैसेज में बेसिकली आपको बताना होता है कि आप किस बारे में इस ईमेल को लिख रहे हैं और क्यों वो चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भाई स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल से एक चीज की रिक्वेस्ट करने के लिए ही ईमेल लिख रहा है, यही है ना आपके सिलेबस में। वो रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है, व्हाई, और उसका क्या फायदा या नुकसान है। जैसे पिछले वाले मेल के अंदर हमारी आरुषि 9th ए से 9th बी में जाना चाहती थी, तो एक तो क्यों जाना चाहती थी ये बताया था, व्हाई, उसके अलावा उसके फायदे भी बताए थे उसने, है कि नहीं।
तो उसने पूरा मेल उसी पर ही फोकस्ड थी। इसके अंदर ये 2 वीक्स की जो लीव मांगी जा रही है, तो क्यों मांगी जा रही है ये कारण भी तो बताएगा। तो यहाँ पर ये पहले कारण ये बताया जा रहा है कि मुझे हाई फीवर है इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। आई हैव हाई फीवर एंड इफ आई कम टू स्कूल, आई हैव हाई फीवर बता दिया है। और अगर मैं स्कूल आया, छुट्टी नहीं लेता हूँ और स्कूल आया, तो उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है? उसका ये नुकसान हो सकता है कि द चांस ऑफ माई क्लासमेट्स गेटिंग इन्फेक्टेड विल बी हाई, कि मेरे क्लासमेट्स जो हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं स्कूल के अंदर, उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है मुझसे, है ना? क्योंकि मुझे भी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है मेरी वजह से उनकी भी तबीयत बिगड़ जाए। तो ये नुकसान हो सकता है मेरे आने से, और मेरी खुद की तबीयत ठीक है भी नहीं, हिम्मत है भी नहीं स्कूल आने की, इसलिए ये छुट्टी लेना मेरे लिए जरूरी है। देखो सारी बातें मेंशन कर दी है ना? Therefore, it is necessary for me to take sick leave. अगेन आप अपने किसी यार दोस्त से बात नहीं कर रहे हो कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ रहा, तू जा। आप अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, तो आपको वो कर्टियस टोन जो है वो रखनी पड़ेगी कि यही वजह है मैम कि चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे स्कूल आने की वजह से बाकी लोगों की भी तबीयत खराब होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए मैं आने वाले 2 हफ्ते तक स्कूल नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगी। इस तरीके की टोन ही आपको रखनी है। नाउ ये जो 2 हफ्ते हैं, वो 2 हफ्ते कब से कब तक होने वाले हैं, ये भी आपको मेंशन करना जरूरी है। पिछले मेल के अंदर जो सेक्शन चेंज की बात थी, ऑल्दो आपको क्वेश्चन में सेक्शन गिवन था, मान लो सेक्शन गिवन नहीं होता तो आपको अपने मेल के अंदर कोई ना कोई सेक्शन लिखना ही पड़ता। आप सिर्फ इतना नहीं कह सकते ना, अरे सर सुनो, मुझे ना अपना सेक्शन चेंज करवाना है भाई। तो सर को पता तो होना चाहिए कि भाई कौन से सेक्शन में अभी है और किस सेक्शन में जाना चाहती है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। यहाँ पर भी कितने दिनों की छुट्टी ले रहे हैं, उसके साथ साथ वो 2 हफ्ते कब से शुरू होकर कब तक खत्म होंगे वो मेंशन करना भी जरूरी है। ये कुछ ऐसी डिटेल्स होती है बेटा जहां पर आपको अपना ब्रेन थोड़ा सा एक्टिव रखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ अप्लाई होता है, तो ध्यान दीजिए, है ना? दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ देखो, डेट देखो, यहाँ पर जो 2 हफ्ते मैंने मेंशन किए हैं वो है December 1 2024 से लेकर December 14 2024 तक, 2 हफ्ते हो गए। यहाँ पर क्या मैं November 1 से लेकर November 14 लिख सकती हूँ क्या? नहीं लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि डेट देखो मैंने क्या लिखी है, मेल कौन सी तारीख को भेजा है, December 1 को मैंने मेल भेजा है। तो जिस चीज के बारे में मैं December 1 को बता रही हूँ, मैं पहले से ही बीमार हो गई हूँ, नवंबर में मैं बीमार हो गई हूँ और वो मेल भेज रही हूँ मैं दिसंबर में, ऐसा होगा क्या? नहीं। कई बार स्टूडेंट्स ऐसी भी गलती कर देते हैं कि जिस तारीख को सिक लीव की मेल भेज रहे हैं और सिक लीव का जो ड्यूरेशन बता रहे हैं वो 1 महीने पहले का बता दे रहे हैं, तो ये भी गलत है ना। तो ये जो डिटेल्स है ना, ये थोड़ी कॉमन सेंस वाली है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इन डेट्स का ध्यान रखना है। इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। सेक्शन चेंज हो रहा है तो भाई कौन सा सेक्शन से किस सेक्शन में जाना चाह रहे हो, छुट्टी ले रहे हो तो कब से कब तक लेना चाह रहे हो और क्यों लेना चाह रहे हो, क्या कारण है। टाइमिंग के सिलसिले में कोई मेल है तो उस टाइम को भी मेंशन करना पड़ेगा, है ना? तो ये सारी जो डिटेल्स है यू ऑलवेज हैव टू मेंशन, राइट? उसके बाद अगेन लास्ट में लिखोगे थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय रिक्वेस्ट, जो क्लोजिंग लाइन है वो तो लिखना है ही, एंड देन वार्म रिगार्ड्स। ये जैसे मैंने पिछले मेल में भी बताया कि क्लोजिंग लाइन जो है उसका हिस्सा ही होता है वार्म रिगार्ड्स, तो आप बिल्कुल लिखिए, ये इट साउंड्स गुड, है ना? एंड देन योर्स सिंसियरली, अगेन नो अपोस्ट्रोफी एस। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए, रमेश हो तो रमेश, राधा हो तो राधा, देन पुट अ कॉमा, और उसके बाद अपनी क्लास लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्लास भले क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी क्लास लिख दो, 11th भी लिख दो, 10th ही लिख दो, कुछ भी लिख दो, जिस भी क्लास को आपको फील हो रहा है कि मुझे लिखना है वो क्लास यहाँ लिख दो, राइट? तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल बेटा इस ईमेल राइटिंग का। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ईमेल राइटिंग कैसे की जाती है, क्या फॉर्मेट इसका है, किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। लेफ्ट अलाइनमेंट जो होता है उसको ध्यान में रखना है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है सब्सक्रिप्शन में, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है
क्योंकि बच्चे जानते हुए भी फिर गलती कर ही देते हैं, तो प्लीज ये मत कीजिएगा। उसके अलावा कॉमास भी जो है वो सिर्फ 3 जगह कॉमास लगेंगे फॉर्मेट के हिस्से के। 3 जगह, एक तो जो जहां आपकी डेट आती है वो, एक डेट और टाइम को सेपरेट करने के लिए जो कॉमा लगता है वो, और तीसरा कॉमा लगता है लास्ट में आपका जो नाम और क्लास को सेपरेट करने के लिए जो कॉमा लग रहा है। आप अपना नाम लिखेंगे कॉमा और फिर क्लास का नाम लिखेंगे, तो वहां कॉमा। ये 3 ही कॉमास फॉर्मेट का हिस्सा है। उसके अलावा अगर आप डेट का दूसरा वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हो, 1 दिसंबर 2024 वाला फॉर्मेट अगर यूज कर रहे हो, तो उसमें भी कॉमा नहीं लगता है। उस केस में पूरे के पूरे मेल के अंदर सिर्फ 2 ही कॉमास लगेंगे। ठीक है, ये मैं फॉर्मेट के कॉमास की बात कर रही हूँ बेटा। ये जो मैसेज लिखा हुआ है ना कि दिस इज टू रिक्वेस्ट फॉर अ सिक लीव, उस वाले मैसेज की बात नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पर भी कॉमा मत लगाना। देखो यहाँ पर तो मैंने भर के कॉमास लगाए हुए हैं जहां जहां जरूरत है, तो यहाँ पर कॉमा और फॉर्मेट के कॉमास अलग हैं, तो उस चीज का ध्यान रखिए। और अभी भी अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम श्योर आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कि आपके हर डाउट को मैं आंसर करती हूँ। तो अपने जो भी डाउट्स हो मुझसे कमेंट करके पूछो। तो यहाँ राइटिंग स्किल्स तो हमने शुरू कर दी है। ग्रामर सीरीज जो है वो कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, और हमारी जो हाउ टू राइट आंसर्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की सीरीज है वो भी कुछ दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या? उसके बाद होगा आपका सिलेबस। यस, ये इन्फॉर्मेशन मैं इंग्लिश कोर्स ए और इंग्लिश कोर्स बी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए दे रही हूँ कि आप दोनों का ही जो सिलेबस है वो मैं कुछ ही दिनों में स्टार्ट करूंगी। यानी फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स, लिटरेचर रीडर, हमारी एला, इन तीनों बुक्स को कवर करवाया जाएगा। चाहे चैप्टर्स हो, पोएट्रीज हो, ड्रामाज हो। तो अब आपको अपने सिलेबस को लेकर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे इतने स्टूडेंट्स ने पूछा है कि मैम आप सिलेबस भी कवर करवाओगे ना, और मैम आप कोर्स ए का सिलेबस तो प्लीज करवाएंगी ना, प्लीज मैम करवाइए। तो डोंट वरी एट ऑल, मैं बिल्कुल उसका सिलेबस भी कवर करवाऊंगी। अब आपको इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करती हूँ, और आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे वीडियोस जो है कतार में है, राइट। तो अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।